नमस्कार। राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती के इस विशेषांक में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम की गाथा अपने आप में नायाब है, अनुपम है। पूरे विश्व के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई और मिसाल मिलती हो। दमनकारी बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना, अनेक विविधताओं के रहते एकजुट होकर संघर्ष करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आजादी के अनगिनत मतवालों ने इस लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान दिया, आगे बढ़ते रहने के लिए दूसरों को प्रेरित किया। मेरी जान रहे, मेरा सर न रहे, सामान रहे, नए साज रहे। मेरी जान रहे, मेरा सर न रहे, सामान रहे, नए साज रहे। वक्त हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सर पर ताज रहे। वक्त हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सर। भारत के बहुभाषी साहित्य ने भी इस जंग में कंधे से कंधा मिलाते हुए साथ दिया। एक तरफ इस लेखन ने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर जनमानस को शिक्षित और जागृत करने का महत्वपूर्ण काम किया। दूसरी ओर उपनिवेशवाद से होने वाले आर्थिक और संसाधनात्मक दोहन को रेखांकित कर जनचेतना को प्रबल किया। क्रांतिकारी लेखों और गीतों ने तो सामूहिक जोश जगाया। इनमें से कुछ पंक्तियां हम आज भी सुनते हैं तो देशभक्ति की उस भावना का रोम रोम में एहसास होता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पर्चों, अखबारों, पुस्तकों का हुकूमत के हाथों हस्तगत होना, लेखकों, रचनाकारों को तलब कर सजा सुनाई जाना, साहित्य ने भी उस दौर में यातनाएं सही हैं। न्याय की खातिर निर्भीक होकर लड़ने वाले इन अमर्त्य वीर पुत्रों को नमन। उस संग्राम गाथा में वर्तमान पीढ़ी के लिए अनेकानेक सबक हैं, खासतौर से किसी भी मनुष्य की व्यक्तिगत आंतरिक यात्रा के लिए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के ये अमर शब्द एक तरह से उसी भाव को परिलक्षित करते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। प्रोफेसर शांतनु रॉय चौधरी इस रचना का सार बताते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का एकला चलो रे संगीत के बारे में मैं यही कहूँगा कि सन 1905 का स्वदेशी आंदोलन के समय पर गुरुदेव ने क्रांतिकारों के दिलों में मनोबल बढ़ाने के लिए ये एकला चलो रे संगीत रचना किया था। इसका मतलब है कोई अच्छे उद्देश्य के लिए पुकार देने से भी अगर कोई आपका साथ ना दे तो आप अकेले ही आगे बढ़िए। ये गाना 1905 के सितंबर महीने में गिरिडीह में रचा गया था और उसी महीने की भंडार पत्रिका में एका यानी अकेला नाम से प्रकाशित हुआ। बंगभंग आंदोलन यानी स्वदेशी मूवमेंट के समय में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने खुद ये गाना गाकर क्रांतिकारियों के एक संगठन अनुशीलन समिति के युवा सदस्यों के दिलों में देशभक्ति का जुआर लाने का कोशिश किया था। भारत के आज़ादी की जंग में ये गाना बहुत जनप्रिय हुआ और हजारों भारतवासी के मन में ये प्रेरणा जगाया।
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে রে ও ভাগা কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো। जाने माने बांग्ला साहित्यकार शीर्षेंदु मुखोपाध्याय इस गीत के साहित्यिक पहलू का अवलोकन करते हैं। একলা চলো রে যদি তোর डाक सुने क्यों ना आशे, अगर तुमको कोई साथी ना मिले तभी तुम चलो, अकेला ही चलो। ये गीत बहुत लोकप्रिय है। रविन्द्रनाथ जी के कुछ गीत में बहुत गहराई है, फिलोसॉफिकल गहराई, लेकिन ये गीत वैसा नहीं है। इसमें एक क्लैरियन कॉल है। 1905 में जब लॉर्ड कार्जन बंगला का विभाजन करने के लिए उद्योग लिया था, उसी वक्त में रविन्द्रनाथ ठाकुर एवं उसका साथ और जो कोई मशहूर बंगाली थे वो लोग एक प्रतिवाद में शामिल हुए थे। राखी बंधन वॉज इंट्रोड्यूस देन, और रविन्द्रनाथ ठाकुर तब बिहार का गिरिडीह में थे। वहां पर जब ये डिक्लेरेशन हुआ था जे 4 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन होगा, तब रविन्द्रनाथ ठाकुर उस टाइम में कुछ गीत लिखे थे। उसपे एक है एकला चलो रे। रविन्द्रनाथ ठाकुर बेसिकली एक फिलोसॉफिकल पोएट है। परहैप्स ऐसे ही हम लोग का विचार है कि रविन्द्रनाथ ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गीतिकार है। ये एकला चलो रे ये फिलोसॉफिकल गीत नहीं है, लेकिन ये गीत ऐसा है जो सुन के युवा समाज के लोगों में उसका खून में उबाल आ जाता है। अगर अंधेरा हो और आपका पास बत्ती ना हो तो कोई बात नहीं, अपनी आपको अस्थियार से दिया जला लो। तो ऐसे ही सब क्लैरियन कॉल है इस गीत में। যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে তোমার দেয় ঘরে, তবে বজ্রা নলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বালো রে। ये गीत आधारित है एक अति लोकप्रिय लोकगीति पर। वो ये है हरिनाम दिए जगत माता ले हमारे एकला निताई। ये थोड़ा बहुत बाउल गीत भी है और थोड़ा कीर्तन भी इसमें मिला हुआ है। तो एकला चलो रे इस गीत के लिखने के पीछे एक उद्देश्य था। उद्देश्य है कि टू यूनाइट द यंग बंगाल टू बंगाल डिवीजन का उसको उसका विरोध करने के लिए ब्रिटिश रूल का टाइम में आम जनता जो फ्रीडम फाइट होता है, लोग फांसी में जान देता है, आम जनता की इतना परवाह नहीं थी। ये जनता को जगाने के लिए ऐसा ही कुछ गीत का जरूरत थी। इसमें डायरेक्टली स्वदेश प्रेम का बात नहीं था, लेकिन इसमें एक चीज था, वो है आत्मशक्ति का उद्बोधन। इसमें इस गीत में भाव का अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज है, वो है ये उस वक्त है जिसमें आपको कमर कसकर युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। ये गीत का यही भावार्थ है। तू अकेला ही चल, चलता जा। स्वरांश सहयोग मनीष भट्टाचार्य, आकाशवाणी कोलकाता। झरझर नदियाँ सरसर चलती, पवन शुभ तेरे मौसम, वंदे मातरम। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जनजागृति के परिप्रेक्ष्य में कलम से समाज का प्रखर चित्रण करना वैचारिक सशक्तिकरण का एक अहम माध्यम साबित हुआ। इस दिशा में अमूल्य भूमिका निभाई बाबू प्रेमचंद ने। उनके शुरुआती लेखन को टटोलती एक प्रस्तुति सुनते हैं, माटी और लेखनी। खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। ये सोजे वतन की पहली कहानी का अंतिम वाक्य है। 1907 के समय का भारत, जब अंग्रेजी शासन देश प्रेम की पनप रही कोपलों को कुचलने में जुटा था, तब ऐसी पंक्तियां लिखने के लिए कितना हौसला चाहिए था, ये समझना मुश्किल नहीं। लेकिन ये हौसला दिखाया था नवाब राय ने। अपनी पहली ही उर्दू कहानी
दुनिया का सबसे अनमोल रतन में। कहानी बाद में पुस्तक सोजे वतन में 4 और कहानियों के साथ प्रकाशित हुई। नवाब राय से तो परिचित है ना, हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट, महान लेखक प्रेमचंद। तब वो उर्दू में लिखते थे नवाब राय नाम से। स्वाभाविक ही था कि शिक्षा विभाग में मुलाजिम मुंशी प्रेमचंद को सोजे वतन की वजह से सत्ता का कोप भाजन बनना ही था। साहित्य मर्मज्ञ श्री मजरुल वासे कहते हैं, ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। 2 विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार ज़माना के संपादक दयाराम निगम ने दिया। और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई। अगर साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं तो शायद मुंशी जी सरीखी विभूतियों की वजह से ही, जिन्होंने हिंदी साहित्य में कहानी और उपन्यास विधा को नया आयाम दिया, उसे समाज और आम जन से जोड़ा, उसके संघर्षों को जबान दी, मूल्यों को उकेरा, उसकी अभिलाषाओं को, सरोकारों को मंच दिया, उसकी कुंठा और अंतर विरोधों को उजागर किया, साहित्य को यथार्थवाद के धरातल पर लाए। यूं कहें कि तत्कालीन समाज को समझना हो तो बस प्रेमचंद को पढ़ लीजिए। पर आज चर्चा सिर्फ उनकी पुस्तक सोजे वतन की। साहित्यकार डॉक्टर राम सनेहीलाल शर्मा, यायावर। इस कहानी ने अखबार में छपकर उतना ज्यादा हलचल नहीं मचाई, परंतु बाद में जब यह सोजे वतन के रूप में, कहानी के रूप में आई, तो इस कहानी ने हलचल मचा दी। संसार का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, यह मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक पैम, इस 5 कहानियों को एकत्र करके उर्दू में सोजे वतन नाम से प्रकाशित किया। बाद में यह प्रेमचंद के जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में हिंदी में सामाजिक कहानियां लिखने लगे और उसके बाद उन पर गांधीवादी प्रभाव बहुत तेजी से हुआ। ये तो हम जानते ही, नौकरी छोड़ी और बाद का जीवन तो उनके कथा सम्राट बनने का है। पुस्तक की कहानियों में से 4 वतन परस्ती के जज्बों से लबरेज हैं, भले ही पृष्ठभूमि अन्यत्र स्थलों की क्यों न हो। जाहिर है अंग्रेजी सत्ता को भला कहाँ अच्छा लगना था। बिला शक सोजे वतन को ले प्रेमचंद पर मुश्किलें तो बहुत आई थीं, पर सरकारी तौर पर एलानिया जब्ती को लेकर अलग अलग विचार हैं। प्रेमचंद पर विशद शोध करने वाले साहित्यकार श्री प्रदीप जैन कहते हैं, सोजे वतन प्रकाशित हुआ 1909 में और उसकी जब्ती का जो पहला उल्लेख आता है वो हंस के कथांक में आता है 1932 में। जमाना प्रेमचंद नंबर जब छपा 1937 दिसंबर में, तो उसमें बाबू रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी का लेख है, जिसमें वो लिखते हैं कि जब प्रेमचंद से पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो सोजे वतन की वजह से मुश्किल में पड़ गए थे। तो उससे ये संकेत मिलता है कि सोजे वतन जब्त नहीं हुआ, बात जिला विद्यालय निरीक्षक तक ही रही और उसने सोजे वतन की प्रतियों को जला दिया। जमाना में सोजे वतन का विज्ञापन लगातार मिलता है। जो किताब जब्त कर ली जाएगी उसका विज्ञापन कैसे छपेगा? सरस्वती में उसकी समीक्षा छपी, तब भी उसमें जो है मिलने का पता छपा हुआ था। तो ये तो जब्त नहीं हुई। सोजे वतन पे कोई विभागीय कार्यवाही जरूर हुई और उसके चलते प्रेमचंद को थोड़ी बहुत परेशानी हुई। नवाब राय से प्रेमचंद बनते ही मानो एक नए लेखक का जन्म हुआ, जो साहित्य को नई ऊंचाइयां देने पैदा हुआ था। पुरानी किस्सा गोई के अंदाज को दूर कर साहित्य और समाज की गति को एकमेक करता एक युग प्रवर्तक। नाम बदलने के पीछे सोजे वतन से पैदा हुई कठिनाइयां तो थी ही, लेकिन प्रदीप जैन का शोध कुछ और भी कहता है। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनके ताऊ उन्हें जिस नाम से बुलाते थे, नवाब के नाम से, तो उन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा। और सवाल ये है कि उनको नाम बदलने की जरूरत क्या थी? तो मुझे लगता है कि
नवाब राय के नाम से जितनी रचनाएं उनकी छपी वो जनता में उतनी लोकप्रिय न हो सकी। प्रेमचंद का नाम जबान पर चढ़ने वाला नाम था। सोजे वतन की कहानियां मुंशी जी के आरंभिक लेखन कार्य की बानगी हैं, तो शायद उनमें प्रेमचंद का वो क्लासिकी अंदाज न दिखे, पर कहानी कहने की कला और उसके मुहावरे तो अपनी जगह बनाने लगे थे। सबसे प्रमुख था देश प्रेम का राग। इन कहानियों की कथा, शिल्प और भाषा की बात कर रही हैं साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा। प्रेमचंद के लिए कला जीवन से अभिन्न थी। निस्संदेह वह ज्ञान और बुद्धि से भी अभिन्न थी, किंतु उस कला में बनावटीपन नहीं था, टेक्निक की घुसपैठ न थी, बल्कि उसमें इंसानी जिंदगी से बतियाने का दिलचस्प हुनर था। प्रेमचंद के सामने दो प्रकार की उर्दू थी, एक फारसी प्रभाव से युक्त उर्दू तो दूसरी ओर सरल और व्यंजक उर्दू। प्रेमचंद समूची परंपरा का पुनः निरीक्षण करते हैं और इन दोनों शैलियों का उपयोग करते हैं। जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क़े दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे। समाज की दशा दिशा पर चिंतन का रंग जो बाद में उनके रचना कर्म की पहचान बन गया, उसकी एक झलक इस संग्रह की एक कहानी ये मेरा वतन में साफ दिखती है। सांस्कृतिक मूल्यों में ह्रास, पश्चिम की अंधाधुंध नकल जब नायक को जड़ों से उखड़ने जैसा लगता है, तो माटी की खुशबू, गांव के संस्कार, लोकाचार उसके रक्षक बन जाते हैं। अवगुण चित न धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित न धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित न धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित न धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित। अंत में फिर वहीं ले चलता हूँ जहाँ से शुरू किया था। कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन के एक अंश का पाठ। दिलफिगार उधर मुड़ा तो उसने देखा एक लंबा तड़ंगा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला पड़ रहा था। जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है, सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर तलवार उसकी मूठ पंजे से अलग नहीं हुई है। उसने पूछा, ऐ जवां मर्द, तू कौन है? नौजवान ने आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? क्या आज तूने मेरी इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी मां का बेटा और भारत का सपूत हूं। ये कहते कहते उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने को मचल उठी। दिलफिगार समझ गया, ये तो मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है, तो नरमी से बोला, ऐ जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, मैं तो खुद अपने वतन से निकला एक गरीब मुसाफिर हूं। ये सुन घायल सिपाही मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा। यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है, सिवाय मौत के इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मगर अफसोस, तू ऐसे वक्त आया जब मैं तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया,
मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। ये आसपास लाशें जो तू देख रहा है, ये उनकी हैं जिनको मेरी तलवार ने मौत के घाट उतारा है। गोया अब मैं बेवतन हूं और इसी जमीन पर मर रहा हूं। मैं अपने ही देश में गुलामी के लिए जिंदा रहूं? नहीं नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं मेरे दोस्त, मुमकिन नहीं। भारत माता की जय। यकीनन देश प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, मातृभूमि की भक्त सबसे बड़ी भक्त है और प्रेमचंद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा रत्न है। इस कार्यक्रम का आलेख अनुपम पाठक, वाचन स्वर श्री कृष्ण और अनुपम पाठक, प्रस्तुतकर्ता श्री कृष्ण, आकाशवाणी आगरा। माटी और लेखनी। भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र की महिमा, इसकी अस्मिता के सार को शब्दबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। इस भूमि की विराटता, इसकी विविधता को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कन्नड़ा महाकाव्य भारत सिंधु रश्मि ने। इसके रचयिता सुविख्यात साहित्यकार विनायक कृष्ण गोकक को 1990 में ज्ञानपीठ से नवाजा गया। हमारी अगली प्रस्तुति इसी महाकाव्य के बिंदुओं पर आधारित है। भारत सिंधु रश्मि। भारत सिंधु रश्मि महाकाव्य विनायक कृष्ण गोकाक जी का सर्वोत्कृष्ट रचना वो मानते हैं। इसमें भारत की पूर्व ऐतिहासिक कार्य का वर्णन करते हुए मुनि विश्वामित्र के राज ऋषि से द्रव्य ऋषि में आधुनिक रूपांतरण की कथा है, जो प्रतीक के स्तर पर मनुष्य की नीति की एक रहस्यवादी दृष्टि है। इसमें जीवन के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो इस अवधारणा पर बल देता है कि मनुष्य में दिव्यता है और उसकी भूमिका पृथ्वी पर ईश्वर की एक सक्रिय दूत की है। डॉक्टर गोकाक ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर और प्राचार्य के रूप में कार्य किया। वे बेंगलुरु विश्वविद्यालय के कुलपति बने और फिर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक रहे। आइए सुनते हैं उनके छात्र रहे धारवाड़ के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी से कुछ संस्मरण। विनायक कृष्ण गोकाक मेरे अध्यापक थे। उन्होंने 1957 और 58 में मुझे अंग्रेजी पढ़ाई थी। मैं उन दिनों धारवाड़ के कर्नाटक कॉलेज का छात्र था और गोकाक जी कॉलेज के प्रिंसिपल और अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कर्नाटक और भारत की कीर्ति विस्थापित करने वाले वे सर्वप्रथम व्यक्ति थे। भारत सिंधु रश्मि उनके संपूर्ण जीवन के अनुभवों पर आधारित महाकाव्य है, जिसमें वेदकालीन सांस्कृतिक जगत का अनूठा चित्रण मिलता है। इस रचना पर 1991 में गोकाक जी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का महोन्नत पुरस्कार घोषित हुआ था। यह स्मरणीय बात है कि स्वयं गोकाक जी की उपस्थिति में कन्नड़ सारस्वत जगत ने पुरस्कार प्राप्ति का आनंदोत्सव उस वर्ष के अंतिम दिवस पर उनकी कर्म भूमि धारवाड़ ही में आयोजित किया था। साहित्य क्षेत्र में डॉक्टर गोकाक जी की पहली पसंद कविता रही। कन्नड़ में उनके अप्रतिम योगदान मुक्ति चंद के प्रवर्तक का है, जिसने उन्होंने कन्नड़ कविता को चंद के दृढ़ बंधन से मुक्ति दिलाई। उनके काव्य रचनाओं के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर आशा देवी, प्रोफेसर, महारानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। श्री वीके गोकाक सिर्फ कन्नड़ का ही नहीं, पूरे भारत का एक मेजर बरहगार हैं। भारत सिंधु रश्मि गोकाक जी का दार्शनिक काव्य माना जाता है, मगर मैं इसको राष्ट्रीयवादी महाकाव्य के अभिधान से जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस महाकाव्य ने स्वतंत्रोत्तर भारत का सवालों की सामना करता है। उसका आशय है भारत अखंड ही रहना चाहिए
भारत का समृद्ध और सर्वधर्म परंपरा जो है उसका रक्षा करने का और जारी रखने का जिम्मेदारी इस काव्य का केंद्र रह चुका है। विनायक कृष्ण गोकाक की सर्वोत्कृष्ट रचना और उनके महाकाव्य भारत सिंधु रश्मि उनके 1972 से 1978 तक की निरंतर साहित्य साधना का प्रतिफल है। आइए जानते हैं कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय कलबुर्गी में प्राध्यापक रहे डॉक्टर विक्रम विसाजी से उनकी इन महाकाव्य रचना के बारे में। वीक्रू गोकाक जी कन्नड़ के साहित्य में 60, 70 और 50 की जो सदी था वहाँ अपने रचनाओं के साथ बहुत ही प्रभावशाली रचना उन्होंने की है। उनका साहित्य का जो दायरा था वो काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, पाश्चात्य साहित्यों के सिद्धांत, आधुनिक छंदस, कला सिद्धांत, दर्शन शास्त्र और आधुनिक साहित्य। उनका जो भारत सिंधु रश्मि है वो कन्नड़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक महाकाव्य माना जाता है। उन्होंने 35,000 लाइन्स में उन्होंने उस महाकाव्य की रचना की है। वो महाकाव्य में उनका जो सेंट्रल थीम है वो विश्वामित्र के जीवन के ऊपर आधारित है। कन्नड़ में भारत सिंधु रश्मि को अपना ही एक विशेष स्थान है। उस महाकाव्य में उन्होंने भारतीय अनुभाव की चेतना और आर्य और द्राविड़ चेतना उन सब को एकत्रित करके जीवन का शोध करने का प्रयास किया है। वीक्रू गोकाक जी का एक जो नजर था, उनका एक समझने का अंदाज था, वो पूरा भारतीय दर्शनों से था, कन्नड़ के जो लोकल वैल्यूज थे उससे जरिए था और उन्होंने पाश्चात्य साहित्य के जो महान लेखक थे जैसे कि मिल्टन थे, होमर थे, डांटे थे, उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखने का, उस जो सीख है उसको अपने महाकाव्य में लाने का भरपूर प्रयास किए हैं। इसलिए भारतीय चेतना, जागतिक चेतना और कन्नड़ चेतना, ये तीनों का एक बहुत ही अनोखा सम्मिलन हमको भारत सिंधु रश्मि में देखने को मिलता है। इसलिए भाषा के दौर से, वस्तु के दौर से और उसके आनुभविक चेतना के दौर से आप किसी दृष्टिकोण से भी देखिए, वीक्रू गोकाक जी का जो रचना है उसको अपना ही एक अनोखा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भारतीय साहित्य में है। भारत सिंधु रश्मि, संकल्पना R.K. गोविंदराजन, आलेख और वाचन स्वर S.S. चोलिन। R.K. गोविंदराजन की ये प्रस्तुति हमें आकाशवाणी CBS बेंगलुरु से प्राप्त हुई। समय का ये पड़ाव साहित्य जगत की कुछ विभूतियों के जीवन चक्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, फिराक गोरखपुरी, अमृतलाल नागर, हरिशंकर परसाई, भीष्म साहनी और असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक के अतुलनीय योगदान को नमन करते हुए संपन्न होता है ये विशेषांक। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।